हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना और आप सभी का स्वागत है टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। और इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कंप्लीट 1000 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे। और ये काफ़ी लंबी सीरीज चलेगी, तो ज़रूर फॉलो करिएगा इसको एंड लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है इस सीरीज़ के लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी टाइप का कंटेंट इन फ्यूचर आपके लिए लेके आते रहने का और आपकी प्रिपरेशन को और स्मूथ बनाने का। ठीक है, सो आज यहाँ पे रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर होगा और इसमें हम ब्लड रिलेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है इस सीरीज के अंदर आपका जो मैथ्स हो रहा है, रीजनिंग हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है और ये वीक में आपकी 3 क्लासेस होगी। ये सीरीज जो है आपकी वीक में 3 क्लासेस में होगा, जिसमें आपका ट्यूसडे को कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, थर्सडे को मैथ्स होगा और सैटरडे को आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी सारी क्लासेस हैं, आपको अच्छे से फॉलो करना है। बट याद रखिएगा, यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क टू। आपको सिर्फ वीडियोस देखनी नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। देन लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, चलिए, सो वी विल स्टार्ट द वीडियो विद द डिस्कशन ऑफ द गाइड बुक। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी बिगिनर हैं या फिर जिसको अभी सिलेबस का पूरा नॉलेज नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस का नॉलेज नहीं है, कौन से चैप्टर से कौन सा, मतलब कौन से सब्जेक्ट से आपका टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये गाइड बुक आपका बहुत हेल्प करेगा इन सारी ही चीज़ों को जानने के लिए। इस गाइड बुक का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और विदाउट एनी कॉस्ट आप इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट कि हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। तो रीजनिंग में हम इस पूरी सीरीज के अंदर, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये आपके सारे टॉपिक्स हैं जो इस सीरीज के अंदर कवर होंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज और इनइक्वालिटी, ऑर्डर रैंकिंग, सिलोजिज्म, कोड, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड क्यूब एंड क्यूबाइड। तो ये सारा जो है हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर होंगे। और अगेन लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को और कमेंट करके गाइस जरूर बताना अपना फीडबैक, मुझे जरूर बताना कि आपका कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है इन सेशंस को देखकर। ठीक है, चलिए, सो ये सारा है आपका। एंड 1000 क्वेश्चंस, मतलब आपको पता है ये सीरीज काफी लंबी चलेगी। डिफरेंट क्वेश्चंस आपके हर एक सब्जेक्ट से कवर होंगे और अभी भी याद रखिए वीक में आपको 3 क्लासेस मिलेगी। ओके, चलो, तो हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा कुछ ब्रीफ एक बेसिक समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट हमारे पास ब्लड रिलेशन का मतलब होता है डिफरेंट रिलेशंस हमारे पास यहाँ पे होंगे। सो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो जैसे कि किसी भी पर्सन का नेम उसका जेंडर रिवील नहीं करता है। क्या करता है? उसका जेंडर रिवील नहीं करता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ब्लड रिलेशन के अंदर जो पर्सन आपके मतलब ब्लड रिलेटिव्स हैं वो तो आपके फैमिली ट्री में आते ही हैं। जो आपके इन लॉज वाले रिलेशंस होते हैं वो भी यहाँ पे आपके फैमिली ट्री में रखे जाते हैं। ठीक है, जैसा आपका ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, आपके मदर के साइड से भी ग्रैंडफादर होता है, फादर की साइड से भी ग्रैंडफादर और मदर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अंकल एंड आंट, आपकी मदर के साइड से भी आपके अंकल होते हैं, आपके फादर के साइड से भी आपके अंकल होते हैं। राइट, आपका हो गया जैसे नेफ्यू, नीज। ठीक है, नेफ्यू मतलब एक मेल पर्सन जो आपके किसी सिबलिंग का चाइल्ड है यहाँ पे या सन है यहाँ पे। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो गया। स्पाउस मतलब क्या होता है? स्पाउस मतलब होता है कपल्स। स्पाउस मतलब मैरिड पार्टनर। ठीक है, आप बोल सकते हो मैरिड पार्टनर यहाँ पे। ठीक है, मैटरनल रिलेशंस का मतलब क्या होगा? मैटरनल मतलब ऑल द रिलेशंस फ्रॉम योर मदर्स साइड। क्या होगा? ऑल द रिलेशन फ्रॉम योर मदर्स साइड। पैटर्नल का मतलब क्या होगा? पैटर्नल का मतलब ऑल द रिलेशंस फ्रॉम योर फादर्स साइड। क्लियर है? ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद आपके पास और भी काफी सारे रिलेशंस होते हैं हमारे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ब्रदर एंड सिस्टर फैमिली ट्री के अंदर आपके सिबलिंग को ही बोला जाएगा। यहाँ पे कभी भी कजन के लिए हम यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर यूज नहीं करेंगे किसी भी फैमिली ट्री के अंदर। तो कजन्स का मतलब हो गया कि आपके क्या है, डिफरेंट पेरेंट्स हैं बट आप एक ही जनरेशन में लाई करते हैं। डिफरेंट पेरेंट्स एंड सेम जनरेशन। ठीक है, आप सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, है ना।
बट याद रखिएगा जब भी हम किसी को कह रहे हैं कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी या सी इज द ब्रदर ऑफ डी, तो इस टाइम पे जब भी हम सिस्टर एंड ब्रदर की बात करेंगे तो इसमें हम सिबलिंग के लिए ही वो डिस्कस कर रहे होते हैं या सिबलिंग को ही वहां पे डिस्कस कर रहे होते हैं। क्लियर है? सिबलिंग का मतलब होता है जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं। सिबलिंग का क्या मतलब होता है? जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं उनको हम सिबलिंग कहते हैं यहाँ पे। अनलेस आपको किसी का जेंडर नहीं बताया गया है, किसी का सन नहीं पता चला, किसी का मेल फीमेल कुछ नहीं पता चला, आप उसके जेंडर को खुद से वहां पे नहीं मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है तो मेल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा जब तक जेंडर की क्लैरिटी नहीं होती है तब तक आप उसको वैसे ही छोड़ देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फैमिली ट्री मेंटेन करते हैं। फैमिली ट्री बनाने के लिए हम डायरेक्ट किसी पर्सन का सिर्फ नेम और उसके बाद हर बार रिलेशन तो नहीं लिख सकते, तो हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जिससे हम एक फैमिली ट्री को मेंटेन करते हैं। तो क्या क्या सिंबल्स होते हैं? जैसे बेसिकली यहाँ पे मेल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? एक प्लस साइन। फीमेल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? एक माइनस साइन। अब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि यही साइन होते हैं सिंपल, आपके और भी सारे सिंबल्स होते हैं जो अगर आप पहले से भी कुछ अलग से यूज करते हो तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सिबलिंग का रिलेशन दिखा रहे हैं, सिबलिंग्स का रिलेशन दिखा रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये माइनस है, ये प्लस है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें जनरेशन गैप के लिए, जनरेशन गैप या पेरेंट के लिए, तो आपका जनरेशन गैप इस तरीके से दिखेगा, एक एरो नीचे की तरफ, ऊपर इसके पहली जनरेशन होगी, नीचे की साइड दूसरी जनरेशन होगी। कपल्स को हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे मैरिड कपल्स को हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे टू हॉरिजॉन्टल लाइन से, और एक फीमेल आपका मैरिड होगा एक मेल से यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं एक फैमिली ट्री के अंदर। और कुछ वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे मैं आपको ये हमेशा बेसिक्स में भी सिखाती हूँ, जैसे एंड और बट हो गया। जब भी कभी भी आपका एंड और बट आ गया, एक तो होता है कंजक्शन के हिसाब से आपका हो गया, मतलब दो डिफरेंट स्टेटमेंट को आपका ये ऐड करा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल राम इज अ वेल्दी मैन, ठीक है, and Shyam is a poor man। तो राम is a wealthy man and Shyam is a poor man। तो यहाँ पे एक बार राम के लिए बोला गया था, एंड के बाद जो बात बोली गई थी वो श्याम के लिए था, क्योंकि एंड के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिला हुआ है। अगर मैं इंग्लिश की भाषा में बोलूं तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है या फिर एक पर्सन है। अगर ही और शी होगा तो भी एक पर्सन या सब्जेक्ट तो है ही, बट अगर कभी भी एंड के बाद कोई सब्जेक्ट कोई पर्सन ना हो और यहाँ पे डायरेक्ट कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई हो, दैट एंड इज द सन ऑफ, एंड इज द दिस, एंड इज द ब्रदर ऑफ, ब्रदर इन लॉ ऑफ, इस टाइप से आपको कुछ रिलेशन दिया गया, या फिर बट के बाद, राइट तो आपका यहाँ पे क्या होता है, ये एंड और बट का मीनिंग होगा, ये इसी की बात कर रही हूं मैं, ये एंड और बट का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसकी इंफॉर्मेशन ऑफ, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। कौन सा फर्स्ट पर्सन? जिस पर्सन से वो स्टेटमेंट या सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हु आ जाता है कई बार, या फिर कोई पॉइंट के लिए बोला जाए तो विच आ जाता है। तो ये आपके किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको? ये आपको देते हैं जो इनके नियरेस्ट पर्सन होगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, एग्जाम्पल जैसे एम इज द वाइफ ऑफ, एम इज द वाइफ ऑफ टी, who is father of J, ठीक है, M is the wife of T, who is the father of J। अब यहां पे आपके पास M तो वाइफ है T की, ठीक है, M वाइफ है T की, एंड सिंपल आपके पास T who is the father of जी। अब हु के बाद डायरेक्ट एक सब्जेक्ट तो है नहीं या कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो आपके पास ये हु किसके लिए है? जो हु के नियरेस्ट पर्सन है, तो हु आपका टी के लिए होगा। तो हु के हमेशा जो नियरेस्ट पर्सन होगा उसकी इंफॉर्मेशन हु और विच और एक दैट होता है, इस टाइप से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी जो है वो फादर है किसका? जे का। टी किसका फादर है? जे का। तो हु और विच हमेशा आपको गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ नियरेस्ट पर्सन, जो उनके ही नियरेस्ट होगा।
गॉट इट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको थोड़ा सा समझा लिया है। अगर आपको बेसिक वीडियोस देखनी है तो आप बेसिक वीडियोस बिल्कुल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, वो आप देख सकते हो। वरना अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो तो जिसको मतलब बहुत ही डीपली समझना है चीजों को, टेस्ट वगैरह भी देने, तो आप यहाँ पे मास्टर कोर्स के लिए को भी इनरोल कर सकते हो। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये सारा था आपका। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं, जो हमारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं आज। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में जो जो चीजें कही गई है वो मैं एक फैमिली ट्री में कन्वर्ट करूंगी। कहा गया है देयर आर 6 मेंबर्स PQRSTU in a family spanning 3 generation. P has only one child who is a female. अब कह रहा है P की एक ही चाइल्ड है, who is मतलब ये चाइल्ड फीमेल है, ठीक है। और याद रखना P का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब अब फीमेल है वो चाइल्ड, इसका मतलब उसकी डॉटर है सिर्फ। अब एक ही चाइल्ड का मतलब है इसके दूसरे चाइल्ड यहाँ पे नहीं हो सकते। नेक्स्ट कहा गया कि यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी एंड द सन ऑफ टी। यू इज द ग्रैंडसन ऑफ पी एंड द, अब एंड के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है, जिससे स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पर्सन यू की है। तो यू आपका ग्रैंडसन है पी का और यू ही आपका सन है टी का। अब यहाँ पे आपके पास एक चीज थोड़ा सा नोटिस करो, टी का तो सन मैंने यहाँ पे बना दिया, चलो। यू अगर आपका पी का ग्रैंडसन होगा और पी का एक ही चाइल्ड है तो वो इसी चाइल्ड का तो होगा, तो यू को तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहा गया है क्यू इज द मदर ऑफ टी। अब देखो, क्यू अगर मदर है टी की, अगर मैं यहाँ पे टी जो है, आपको कहा था मैंने कि टी का चाइल्ड होगा, तो क्या टी यहाँ पे आएगा? जरूरी नहीं है। टी कैन बी द फादर ऑल्सो, टी जरूरी नहीं है कि उसकी मदर ही हो, यू की मदर जरूरी नहीं है। तो कहा गया है क्यू इज द मदर ऑफ टी। अब अगर यहाँ पे मैं क्यू जो है वो टी की मदर बना दूं, राइट, तो अगेन अभी भी हम इसको इन दो ट्रीज को मैच नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे कहा गया है क्यू मैरिड नहीं है पी से, क्यू इज नॉट मैरिड टू पी। अब अगर आप खुद सोचिए, गलती से भी अगर हम यहाँ पे टी को रखते, क्योंकि हमें नहीं पता कि टी मेल फीमेल कुछ भी है, मान लो टी यहाँ होता तो टी की मदर अगर क्यू है तो टी का यहाँ पे एक पेरेंट तो पी भी है। इसका मतलब क्यू और पी को तभी मतलब क्यू और पी को मैरिड कराना पड़ेगा, तभी तो वो एक ही पर्सन के पेरेंट बनेंगे ना भाई। अगर टी इसका भी चाइल्ड है इसका भी चाइल्ड है तो इन दोनों को मैरिड होना पड़ेगा, पर उसने कहा क्यू और पी तो मैरिड ही नहीं है, तो इसका मतलब टी को आप यहाँ पे रख ही नहीं सकते। बट टी यू का पेरेंट तो है। अब जरूरी थोड़ी कि मदर ही पेरेंट होगी, फादर की तरफ भी तो बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि टी मदर ही होगा, टी कैन बी फादर ऑल्सो। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि टी उसका फादर ही होगा, क्योंकि जब मदर रखा हमने तो गलत आ रहा था। अब आगे देखो, टी का यहाँ पे मदर है क्यू, ओके। नेक्स्ट कहा गया आर इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। अब यहाँ पे आर जो है वो फादर इन लॉ है एस का, और ये फैमिली ट्री तो आपका मैच हो ही गया है, इसको मैं हटा रही हूँ। अब अगर आर फादर इन लॉ है तो देखो फादर इन लॉ कैसे लगेगा, ऐसे, इसका कोई चाइल्ड होगा, वो मैरिड है एस से। अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि एस फीमेल है मेल है, बट आर का पता है कि आर एक मेल पर्सन है। अब आर एक मेल पर्सन है तो यहाँ देखिए, क्या आर आप रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आर को रख ही नहीं सकते, और ये पोजीशन जो है वो खाली भी है। 6 मेंबर है जिसमें से 4 मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ ये दोनों को ही यहाँ पे फिल करना है, तो आर तो रख ही नहीं सकते, तो दूसरा यहाँ पे सिर्फ एस ही तो आएगा। और अगर एस यहाँ पे आ गया तो एस इसका यहाँ पे डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ कैसे लगेगा? जब एस जिससे मैरिड है, एस जिससे मैरिड है, उसका पेरेंट यहाँ पे आर होगा, तो आर फादर इन लॉ भी फिक्स हो गया। तो इस तरीके से एस का फादर इन लॉ आर बन गया कि नहीं बना? ये आपका कंप्लीट फैमिली ट्री हुआ है। देखो, अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश इज डेफिनेटली द मदर ऑफ डैश। क्या पी मदर है टी की? क्या आप मदर बोल सकते हो? नहीं, गलत है ये। आर डेफिनेटली मदर है क्या? आर तो वैसे ही मेल है, ये गलत हो जाएगा। क्यू क्या मदर है? क्यू किसी की मदर है? क्यू एस की मदर है? नहीं, क्यू एस की तो मदर इन लॉ है, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। एस मदर है यू की? यस, एस इज द मदर ऑफ यू, इट इज डेफिनेटली करेक्ट। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पी इज अ मेल मेंबर देन हाउ मेनी फादर्स आर इन द फैमिली। कह रहा है कि अगर पी मेल हुआ, तो अगर मान लो पी मेल हुआ तो इसी कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो पी अगर मेल होता है तो कितने फैमिली में फादर होंगे? देखो, एक तो टी फादर हो गया यू का, है ना, एक फादर,
एक होगा आर फादर जो टी का फादर हो गया, 2 फादर, और अगर पी भी मेल होगा तो पी एस का फादर होगा कि नहीं होगा, 3 फादर्स यहाँ पे बन गए। तो हमारे पास टोटल 3 फादर्स आएगा मतलब आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप पे भी क्वेश्चन आएंगे। कहा गया है बी इज द मदर ऑफ सी, बी जो है वो सी की मदर है। हु इज द सिस्टर ऑफ डी एंड ए, जो कि डी और ए अगर दोनों की सिस्टर है तो कुछ इस तरीके से होगा, तीनों ही सिबलिंग होंगे, और यहाँ पे ये फीमेल होगी, सिस्टर है क्योंकि। सी इज अनमैरिड, सी तो अनमैरिड है, और ई जो है वो डॉटर इन लॉ है बी की। अगर ई डॉटर इन लॉ है तो इन दोनों में किसी से भी मैरिड होगी। साथ में कहा गया है सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, अगर ई डॉटर इन लॉ बी की है, साथ ही एंड बोला है ना, तो इन्फॉर्मेशन तो ई की है, ये सिस्टर इन लॉ डी की भी है, तो ऑब्वियसली डी से तो मैरिड हो ही नहीं सकता ना। अगर कोई आपका सिस्टर इन लॉ है तो वो आपसे तो मैरिड नहीं होगा, वो आपके सिबलिंग से मैरिड होगा, दूसरे से मैरिड होगा, तो यहाँ पे ई मैरिड हो गया इससे। अब अगर मैरिड ई जो है वो डॉटर इन लॉ है तो ई फीमेल होगी, और अगर ई फीमेल होगा तो उसका पार्टनर मेल होगा। अब यहां पे से कहा गया है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है। अब यहां पे से कहा गया है बी जो है वो मदर है सी की एंड ए की। अब बी जो है वो सी की मदर है, ए की मदर है, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। कहा गया है सी इज सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ पे पूरे रिलेशन में देखो, ई के पार्टनर की सिस्टर, तो अब आपके पार्टनर की सिस्टर आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, आप अपने को इमेजिन कर सकते हो। वहां पे ए एक मैरिड मेल है, सॉरी ए एक मैरिड मेल है, ए आपका मैरिड मेल है, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे हमने कहा सारे ही करेक्ट हैं, सारे ही ट्रू हैं, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर में आएगा, कोई भी गलत नहीं था। इनमें से क्वेश्चंस को देखेंगे, एक बार रीड करिए इस पैराग्राफ को। देयर आर 7 पर्सन्स, तारा, विक्रम, आशा, राज, माया, करण एंड सना। अब इनके नाम पे मत जाना, जेंडर हिसाब से इस हिसाब से मत बताना। यहाँ पे कहा गया है 3 फैमिली जनरेशन में है। देयर आर 2 मैरिड कपल, इनमें 2 मैरिड कपल भी है। तारा कहा गया मदर इन लॉ है आशा की। अब कोई मदर इन लॉ कैसे लगेगा, देखो तारा अगर आशा की मदर इन लॉ है तो आपके पास तारा मदर इन लॉ मतलब फीमेल, और आशा की मदर इन लॉ कैसे होगी, तारा का कोई चाइल्ड है वो आशा से मैरिड होगा, यहां पे इस तरीके से, राइट। अब आगे देखो, राज इज द सन ऑफ आशा, राज यहाँ पे आशा का सन है, मेल मेंबर। नेक्स्ट देखेंगे, तारा हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2। अब एक चिल्ड्रन तो ये है और एक इसका सिबलिंग होगा, 2 चिल्ड्रन, इसके अलावा और नहीं फिल करेंगे। माया इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ राज। अब देखो माया अगर मेटरनल ग्रैंड मदर होगा तो मान लो माया की मदर सपोज यहाँ पे होती, अगर आशा मान लो उसका फादर है मदर नहीं है, और तो इसका मतलब देखो आशा की राज की मदर होगा ना यहाँ पे माया, ऐसे ही तो होगा। अगर माया मैटरनल ग्रैंड मदर है तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, राज की मदर की मदर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं कि राज की मदर यहाँ पे है, अगर मान लो यहाँ पे मदर है, ये फादर हो गया अगर, तो तारा तो ऑलरेडी एक फीमेल है, वहां पे तारा ऑलरेडी इस पर्सन की मदर है, तो माया मदर कहाँ से बन जाएगी, 2 मदर तो नहीं हो सकती भाई, 2 माएँ तो नहीं होगी ना, एक ही माँ होगी। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब राज की मदर इस साइड है ना कि इस साइड, क्योंकि इन दोनों का चाइल्ड है ना राज, तो ये वाला पर्सन मदर नहीं है, ये वाला पर्सन मदर है। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप जेंडर को और किसी रिलेशन को फिक्स करते हो, तो ये पर्सन मेल पर्सन होगा, ये पर्सन फीमेल होगा, क्योंकि राज की मदर को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसके फादर की मदर तारा है और मदर की मदर उसकी कौन है, माया है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखेंगे, विक्रम अनमैरिड सन है सना का। तो पहली बात तो सना का ही सन है, ठीक है, और अनमैरिड मतलब सन है तो मेल हो गया, सना का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे देखेंगे, एक पर्सन की जगह यहाँ पे खाली है, देखो जगह कहाँ कहाँ खाली है ये देखेंगे, एक जगह यहाँ खाली है और एक जगह यहाँ पे खाली है, तो टोटल 4 पर्सन तो स्टैब्लिश हो गए हैं, 2 पर्सन ये भी रखेंगे 6 हो जाएंगे, और एक 7 है ना, तो 7वां पर्सन भी है।
तो हम ऐसा देखेंगे इन दोनों को हम कहाँ रखें। अब उन्होंने ही कहा कि मैरिड 2 पर्सन भी होने चाहिए। अगर मान लो सना का चाइल्ड है विक्रम, तो यहाँ पे मैं सना को रख सकती हूँ। सना को यहाँ रखूं क्या? नहीं, सना तो मैरिड हो जाएगा ना, ठीक है। तो सना को मैरिड के लिए मना नहीं किया है, विक्रम को मैरिड के लिए मना किया है, तो विक्रम तो हम रख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो, विक्रम इज द अनमैरिड सन ऑफ सना, और यहां पे अगर सना आता है, राइट, ओके, और फिर विक्रम मैं यहां पे रख दूं, है ना, कुछ इस तरीके से। हम एक एक बार चेक करें कि सना कहाँ रखें। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो लास्ट पर्सन करण बच रहा है, जो कहीं पे नहीं आ रहा, करण को हम यहाँ रख देंगे। 7 मेंबर हो गए, बट क्या 2 मैरिड कपल बने? यहाँ पे 2 मैरिड कपल तो बने ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ऐसे करके। तो सना यहाँ पे गलत आ रहा है ना। चलो अब आगे देखते हैं। सपोज सना यहाँ है, दूसरा वाला चाइल्ड है, तारा का दूसरा चाइल्ड है। सना को मैंने यहाँ रख दिया विक्रम के हिसाब से। अब यहाँ पे जो बचा हुआ पर्सन है करण, वो यहाँ आ जाएगा, फिर पूरे 7 मेंबर हो गए। अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो अनमैरिड पर्सन है, यहाँ पे से 7 मेंबर आ गए, पर 2 मैरिड कपल तो बने ही नहीं। ये कंडीशन तो गलत हो रही है, तो सना यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, हो गया गलत। अब इसका मतलब है कि विक्रम को इनमें से एक ब्लैंक में आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पर्सन है और 2 ब्लैंक तो यहीं पे है। तो इनमें से ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा अंदाजा लगाइए कि सना और विक्रम में से एक ना एक तो इस ब्लैंक में आना चाहिए। सना तो मना हो गया कि दोनों साइड सना नहीं आएगा, तो विक्रम आएगा। अब विक्रम अनमैरिड है, तो विक्रम यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो विक्रम हैज टू बी एट दिस पोजीशन। एंड अब अगर विक्रम चाइल्ड है सना का, यहाँ से विक्रम इस फैमिली ट्री से, यहाँ पे से विक्रम, तारा का भी चाइल्ड दिख रहा है, तो सना का चाइल्ड होने के लिए सना और तारा को मैरिड होना पड़ेगा भाई। क्लियर है? ओके। अब अकेला बचा है करण, तो करण आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास 2 मैरिड कपल भी बन गए हैं, विक्रम भी आ गया है और यहाँ पे करण भी आ गया है भाई, अनमैरिड विक्रम भी हो गया है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। आपने देखा ना, हमने एक एक करके चेक किया, इन ब्लैंक में या तो विक्रम आना था या तो सना आना था। विक्रम यहाँ नहीं आ सकता, विक्रम यहाँ पे फिट बैठ रहा है, सना नहीं बैठ रहा था, तो इसका मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन देखिए, हाउ इज विक्रम रिलेटेड टू आशा? विक्रम देखिए आशा के पार्टनर, आशा के हस्बैंड का ब्रदर, तो क्या लगेगा? आपके हस्बैंड का ब्रदर आपका क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ लगेगा जी। डैश इज द डैश ऑफ राज, तो तारा क्या मदर इन लॉ है? तारा तो है ही नहीं मदर इन लॉ में। विक्रम मैटरनल अंकल है क्या? देखो राज का मैटरनल अंकल है क्या? नहीं, पैटर्नल। देखो राज के फादर का ब्रदर, तो आपका वो पैटर्नल अंकल है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सना क्या ग्रैंडफादर है? देखिए ध्यान से, अब तारा एक फीमेल मेंबर है, तो सना एक मेल मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? राइट। तो राज का, यहाँ पे देखो राज के फादर का फादर है सना, तो राज के फादर का फादर उसका ग्रैंडफादर होगा, तो यस सना इज द ग्रैंडफादर ऑफ राज। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कितने मेल मेंबर है इसमें? देखो 1 2 3 4 मेल मेंबर, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका सारा आंसर है। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, बट याद रखिएगा कि आप सारी पॉसिबिलिटीज को वहां पे मान के चल रहे हैं। ओके चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। 7 पर्सन है हमारे पास, 7 मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर, इन विच ओनली 1 मैरिड कपल, एक ही मैरिड कपल है और 2 ही फीमेल मेंबर हैं। इस पूरी फैमिली ट्री में सिर्फ 2 फीमेल मेंबर हैं और 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। Y इज ग्रैंड सन ऑफ D हु इज नॉट फादर ऑफ B, ठीक है भाई। याद रखना कि D जो है वो हु लिखा है ना, तो हु मतलब D के लिए है, तो D जो है वो फादर नहीं है B का, और Y ग्रैंडसन है D का, तो D का ग्रैंडसन है Y। ऐसे तो बना सकते हो आप, ऐसे तो ग्रैंड चाइल्ड होगा। J इज द फादर इन लॉ ऑफ K, अगर J फादर इन लॉ है तो कैसे लगेगा? फादर इन लॉ मतलब मेल, उसका कोई चाइल्ड है वो K से मैरिड होगा, तभी यहाँ पे K का फादर इन लॉ ऐसे बनाओगे। D हैज ओनली 2 सन्स, D के 2 सन हैं, अब एक सन यहाँ होगा, एक सन आपका यहाँ हो गया। ओनली 2 सन्स, डॉटर कितनी भी हो सकती है अभी, बट सन आपके यही है, ठीक है। चलो इसको मैं अलग से अभी यहाँ बना देती हूँ। W इज अनमैरिड और B इज सिस्टर इन लॉ ऑफ W, ठीक है। W अनमैरिड है, अगर W अनमैरिड है और अगर मेरे को बोला है कि B, इस रिलेशन को ध्यान से देखो,
अगर बी सिस्टर इन लॉ लग रही है डब्ल्यू की, तो एक दो तरीके हैं, या तो बी के सिबलिंग का पार्टनर हो गया यहाँ पे डब्ल्यू, है ना, बी सिस्टर इन लॉ लग गई डब्ल्यू की यहाँ पे, देखो डब्ल्यू का जो पार्टनर है वो बी का सिबलिंग है, या फिर बी की मैरिड की तरफ से हो गया, बी जिससे मैरिड है वो डब्ल्यू का यहाँ पे सिबलिंग है। दोनों में देख रहे हो, देखो एक में बी के सिबलिंग की साइड से डब्ल्यू है, एक में बी के पार्टनर की साइड से डब्ल्यू है। दोनों ही केस में बी सिस्टर इन लॉ लग रही है कि नहीं लग रही? आप खुद सोचो, आप दो साइड से सिस्टर इन लॉ है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड की साइड से सिस्टर इन लॉ लगोगे, और आप यहाँ पे एक अपने मतलब अपनी सिस्टर की साइड से मैरिड सिस्टर इन लॉ लग सकते हो, अपने ब्रदर की साइड से भी सिस्टर इन लॉ लग सकते हो, मतलब अपने सिबलिंग की साइड से। बेसिकली दो साइड है, तो एक बार अपने सिबलिंग की साइड से हो, एक बार अपने पार्टनर की साइड से हो। तो यहाँ पे कहा गया था कि डब्ल्यू जो है वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो डब्ल्यू मैरिड हो ही नहीं सकता। तो ये वाला तो केस हमारा यहीं पे कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसी को रख सकते हो सिर्फ, यस। तो हम यहाँ पे सेकंड वाले केस को ही मानेंगे। क्लियर है? उसने कहा वाई इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, और 7 मेंबर हैं, याद रखिए 2 ही फीमेल हैं। अभी तक आपके पास बी फीमेल आ चुकी है एक, बस एक ही, राइट? तो अभी डी का मेल भी जेंडर भी नहीं पता, और एक्स जो है वो डब्ल्यू की नीज है। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊं, बी इसमें लिखा गया है, इस लाइन को ढंग से पढ़ो, एक्स इज द नीज ऑफ डब्ल्यू, बी इज द मदर ऑफ वाई। यहाँ पे बी जो है वो आपको मदर दिखा रहा है। अगर मैं इस पूरे फैमिली ट्री को ढंग से बनाना चाहूं, तो यहाँ पे बी आ रहा है मेरा, बी मदर है, बी इज द मदर ऑफ वाई, बी ये वाला जो मेरा कनेक्शन है इसको बनाएंगे, बी का जो पार्टनर है वो यहाँ पे डब्ल्यू का सिबलिंग हो गया, ठीक है। अब उसने कहा डी जो है, डी का ग्रैंडसन है वाई, तो ग्रैंडसन मतलब मेल मेंबर है वाई, और डी का अगर ग्रैंडसन है यहाँ पे, तो डी के आपके पास 2 चाइल्ड भी हैं, तो डी जो है वो या तो इसका फादर हो सकता है, मतलब या तो इसका पेरेंट होगा, या तो इस पर्सन का पेरेंट, मतलब या तो वाई की मदर का पेरेंट हो गया, या तो वाई के फादर का पेरेंट हो गया, हमें अभी नहीं पता, चलो इसको छोड़ दो। उसने कहा कि बी इज द मदर ऑफ डब्ल्यू, और एक्स आपकी नीज है डब्ल्यू की। अगर एक्स डब्ल्यू की नीज हो गया तो एक्स यहां कहीं आएगी, एक्स यहां कहीं आएगी, ओके। आगे देख लो थोड़ा और, यहाँ पे 2 ही फीमेल चाहिए मेरे पास। अब एक्स अगर नीज है तो एक फीमेल एक्स है, राइट, एक फीमेल एक्स है और एक फीमेल बी है। उसने कहा डी जो है वो फादर नहीं है बी का, तो डी यहाँ पे मदर भी हो सकती थी, बट उसने कहा 2 ही फीमेल है, तो डी कांट बी द मदर, डी हैज टू बी द मेल, क्योंकि बी और एक्स के अलावा आप सारे के सारे मेल हैं, क्योंकि 7 ही मेंबर हैं, राइट। चलिए अब इतना आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे से डी को मेल ही होना पड़ेगा, दैट इज क्लियर। और अगर डी मेल है तो वो बी का फादर है ही नहीं, हु इज नॉट द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे वो किसका फादर बनेगा? वो इस पर्सन का फादर बनेगा, क्योंकि उसको वाई को ग्रैंडसन बनाना है, तो डी यहाँ पे आ गया, राइट। उसने कहा डी के 2 चिल्ड्रन हैं, 2 सन हैं, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डब्ल्यू सन ही हो, डब्ल्यू फीमेल भी हो सकती है, राइट, ध्यान रखना अभी। तो आपके पास पर फीमेल तो होगी नहीं ना, ये दोनों ही फीमेल है, तो ये भी मेल हो गया, राइट। तो डी के 2 चिल्ड्रन आ गए, 2 सन आ गए, सॉरी, ओके। चलो अब ध्यान से देखो, सारी इंफॉर्मेशन वापस से कनेक्ट करो। स्टार्टिंग से क्या गिवन था हमें गिवन था 2 ही फीमेल हैं, 1 मैरिड कपल है, ओनली 1 मैरिड कपल ये आ चुका है, इसके अलावा कोई मैरिड नहीं है। वाई जो है वो ग्रैंडसन है डी का, क्या आपने बनाया? बिल्कुल बना दिया। Who is not father of B, ये D जो है वो B का फादर नहीं दिखाया हमने। X जो है वो नीज है W के, X यहाँ कहीं आएगा, फीमेल है। B is mother of Y, B मदर है Y की। J ये वाला हमने रखा हुआ है। D के 2 सन हैं, वो भी हमने बना लिया। B सिस्टर इन लॉ है W की, ये भी हमने बनाया। अब थोड़ा सा इस फैमिली ट्री का स्ट्रक्चर देखो, आपने कितने फिक्स, ये फिक्स नहीं हुआ है अभी, आपने कितने फिक्स कर दिए? 1 2 3 और 4 फिक्स कर दिए, 3 बचे हैं, 3 मेंबर, जिसमें से X बचा है, K बचा है और J बचा है, राइट। आपको पता है कि यहाँ पे दूसरा कोई मैरिड कपल हो ही नहीं सकता, बट आपने कहा के तो मैरिड है, तो के किससे मैरिड होगा? ऑब्वियसली बी से ही मैरिड होगा, क्योंकि यहाँ पे के की जगह खाली भी हो रखी है
और साथ में यहाँ पे कोई और मैरिड कपल हम बना ही नहीं सकते, दैट इट मीन्स कि के हैज टू बी एट दिस पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, राइट। अब अगर देखो के आ चुका है, के जो है वो यहाँ पे जे जो है वो फादर इन लॉ है, तो के जे जो है वो फादर इन लॉ कुछ इस तरीके से लगेगा के का, राइट। इतना बना लिया। अब उसने कहा था कि W की नीज है X, तो W की नीज ऐसे ही करके इसी का सिबलिंग होगा X, क्योंकि और तो यहाँ पे कोई और ट्री तो है नहीं। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हो गए कनेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे से हु इज द मदर ऑफ X, X की मदर यहाँ पे B है, तो आंसर में क्या हो जाएगा B। इफ Q इज द मदर ऑफ W, अगर Q जो है तो W की मदर तो है ही नहीं, यहाँ पे नया मेंबर है Q। तो अब ये जो कंडीशन है ना वो आप इसी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे और कहीं और अप्लाई नहीं करोगे। तो उसने बोला है तो आपको मानना पड़ेगा कि मान लो Q यहाँ पे मदर है। कहा गया है कि D कैसे रिलेट करेगा Q से, D का क्या रिलेशन लगेगा, तो D आपके पास कहाँ है, ये रहा। तो D आपका Q का क्या है, हस्बैंड है। क्या है, हस्बैंड है। नेक्स्ट देखिए Y कैसे रिलेट करता है X से, Y क्या है उसका ब्रदर है, Y क्या है ब्रदर है, तो हमने जब लास्ट में बनाया था ना इसीलिए। ओके चलिए, तो ये सारे आंसर हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, और आप मुझे इसका आंसर दोगे होमवर्क के लिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें हम इसका आंसर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। एंड अगेन गाइज, आपको ये सेशन जो है वो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा इन सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। टॉप 1000 मतलब पूरे 1000 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा 30-40 मिनट्स देके पर डे आप यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अपने पक्के कर सकते हो। एंड वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन आपके वो डिफरेंट टाइप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लाइक जरूर करिएगा और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कि और बाद में चल के कुछ क्लासेस बाद आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप इंप्रूव भी कर रहे हो या नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जानकर। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको लग रहा है कि मुझे टेस्ट सीरीज वगैरह भी देनी है और एक ऐसा कोर्स या ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए जहां से मुझे सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ये सबको लेना है, देखो ये एक इंफॉर्मेशन है। इफ यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू नीड दिस इंफॉर्मेशन, यू नीड दिस कोर्स, तो आप तब इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स के अंदर आपकी मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भी हैं, ठीक है। आपकी वीडियो लेक्चर्स हैं, ओके, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपके रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी। जीरो से बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से आपके यहाँ पे यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस कराए गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपके लाइव क्लासेस भी होती हैं इसके अंदर। लाइव क्लासेस जब आपके एग्जाम शुरू होंगे उसके कुछ टाइम पहले ही आपकी लाइव क्लासेस शुरू होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके कॉन्सेप्ट नोट्स वाला, और यहाँ पे मॉक टेस्ट देखिए आप, मॉक टेस्ट आपका इंक्लूड है। मॉक टेस्ट मतलब आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसमें, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है इसमें, और आपका यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी है। तो ये तीनों तरीके के टेस्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसमें आपका एक मेंटोर सपोर्ट भी होता है, मेंटोर टॉक सेशन भी होता है, सेशन जिसमें आप यहाँ पे अपने डाउट्स रख सकते हो। लाइव सेशन होता है ये, और आपके डाउट रिजॉल्व किए जाते हैं लाइव। अगर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत आती है कोर्स के दौरान, आपको कोई भी क्विज में दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी वीडियो में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपने डाउट्स को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। और डिफरेंट वेज भी हैं आपको अपना जो क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए, कोई भी क्वेरी रेज करने के लिए डिफरेंट आपके यहाँ पे वेज हैं। आप वैलिडिटी चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपके डेमो लेसन है, इसी कोर्स के आपके डेमो लेसन है, ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। इन डेमो लेसन के अंदर आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड कुछ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो दैट इज दिस कोर्स इज इंपॉर्टेंट और इज इट गोइंग टू हेल्प यू और नॉट, ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर है, इसको जरूर लगाइएगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हो वेरी इजीली, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। एंड साथ ही आपको यहाँ पे edutap.in पर से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो edutap.in वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं तो कोर्स तक आप कैसे पहुंचेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे edutap.in आपका पूरा वेबसाइट है, ठीक है। आपने क्लिक किया इस पे,
कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है, आपको सीसेट कोर्सेज पे जाना है। तो सीसेट कोर्सेज आपका ये रहा, आपने कोर्स पे क्लिक किया, थोड़ा स्क्रॉल डाउन आप करोगे, यहाँ पे आपका ये कोर्स है। ओके, आप इसमें बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो। नो मोर पे आप जाएंगे, कुछ और डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेगी कोर्स के बारे में। एंड ये आपके बाय नाउ पे जाके आप डेमो क्लासेस लगा सकते हो। आप देख सकते हो कंप्लीटली फ्री है, तो इसको जरूर लगाइएगा एक बार। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन, एंड आई होप आपको आज की जो क्लास है अच्छी लगी होगी। एंड आई विल ब्रिंग यू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जिसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। और आपको भी प्रॉमिस करना है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिर्फ वीडियोस देखकर या फिर ऐसे स्लाइड करके यहाँ पे आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, आपकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।